10 विषय विज्ञान। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। भाग 2 पाठ 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी कक्षा 10 विषय विज्ञान का पाठ 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये इस पाठ का भाग 2 है। इससे पहले भाग 1 का वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में जाकर देख सकते हैं। इस भाग 2 में हम आपको पढ़ाएंगे अभिक्रियाओं के प्रकार। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। संयोजन अभिक्रिया, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जुड़ना। संयोजन अभिक्रिया के अंदर 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर, यानी ए और बी 2 अभिकारक है जो कि जुड़कर एकल उत्पाद सी का निर्माण करते हैं। इसी तरीके से इसका और उदाहरण है कोयले का दहन। कोयला कार्बन होता है सी, और उसका दहन मतलब ऑक्सीजन के साथ में जब कोयले का दहन किया जाता है तो एकल उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। अगला उदाहरण जल का निर्माण। जैसा कि सभी जानते हैं, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर जल का निर्माण करती हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस अभिकारक मिलकर एक जल का यानी उत्पाद का निर्माण करते हैं। अगला उदाहरण है आपका कैल्शियम ऑक्साइड और जल। आपको एक बीकर लिया, बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड लिया और जल लिया, तो इनकी जब अभिक्रिया कराई तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। यहाँ पे जैसे दिवाली पर चूना लाते हैं उसमें जल डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जैसे हम सफ़ेदी के लिए उपयोग करते हैं। और ये सफ़ेदी जब इस पर वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड जब इससे अभिक्रिया कर लेती है तो इसकी चमक कम हो जाती है। वो चमक कम होती है कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण। अब ये जो अभिक्रिया हुई सारी, इन अभिक्रियाओं में कुछ न कुछ मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो इन्हें हम बोलते हैं ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। यानी जितनी भी संयोजन अभिक्रियाएं हैं उनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, और जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उन्हें हम बोलते हैं ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। दिया हुआ है उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। जैसे ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया के उदाहरण दे दिया अलग से। प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस होती है मेथेन CH4। CH4 का जब दहन किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और कुछ मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित होती है। इसी तरीके से श्वसन एक ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। श्वसन में ऑक्सीजन गैस हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। तो जो हम खाते हैं यानी जो ग्लूकोज हमारा होता है उससे जो ऑक्सीजन गैस हम लेते हैं वो अभिक्रिया करता है, वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और जल का निर्माण होता है। कुछ मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित होती है और जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उन अभिक्रिया को हम बोलते हैं ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। ओके, चलिए इसके बाद आगे हमारी अगली आती है वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का ठीक उल्टा होता है। संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं। जैसे एक अभिकारक है A और ये उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं B और C। इसी तरीके से एक और उदाहरण दिया है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट को हम बोलते हैं चूना पत्थर और कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना। अब जितनी भी वियोजन अभिक्रिया होती हैं उन सब में देखिए, उन सब में ऊष्मा का अवशोषण होता है। संयोजन अभिक्रिया में हमने बात की थी कि ऊष्मा उत्सर्जित हो रही थी, जिन्हें हम बोलते हैं ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। और जितने भी वियोजन अभिक्रिया से कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हीट किया, गर्म किया, तब इसका निर्माण हुआ, तो ऊष्मा का अवशोषण होता है कहीं ना कहीं। और जितनी भी वियोजन अभिक्रिया उनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, और जहाँ ऊष्मा का अवशोषण होता है उन अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया। ठीक है। अब जो वियोजन अभिक्रिया उन्हें 3 प्रकार से, यानी उनमें ऊष्मा का जो अवशोषण है वो 3 तरीके से हो सकता है। ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मा प्रकाशीय वियोजन प्रकाश द्वारा, और वैद्युत वियोजन विद्युत धारा द्वारा। वियोजन मतलब अभिकारक का टूटना 3 तरीके से हो सकता है। चाहे तो हम उसे ऊष्मा दे दें, चाहे सूर्य का प्रकाश दे दें, चाहे विद्युत धारा दे दें। इन तीनों को हम विवरण पढ़ते हैं, इन तीनों का। तो सबसे पहला हमारा आता है ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन होता है ऊष्मा के द्वारा टूटना। अब एक उदाहरण आपको दिया हुआ है FeSO4।
FeSO4 में 7 पानी के अणु होते हैं। जब इसको ऊष्मा दी जाती है, जब इसको गर्म किया जाता है तो ये FeSO4 प्लस 7 H2O में बदल जाता है। अब जो FeSO4 है इसे जब दोबारा से गर्म करते हैं तो ये Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में परिवर्तित हो जाता है। यानी ऊष्मा दी तो ऊष्मा के द्वारा उत्पाद का निर्माण हुआ। यह अभिक्रिया किस में आ जाएगी? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में भी आ जाएगी। ठीक है, अगला आपका उदाहरण है इसमें ऊष्मीय वियोजन के बाद वैद्युत वियोजन। वैद्युत वियोजन यानी विद्युत धारा के द्वारा वियोजन होना, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर टूटना। इसमें दिया हुआ है आपका जल का जब विघटन होता है, यानी जल को जब तोड़ते हैं, जल जब टूटता है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। आपको ये चित्र दिया हुआ है, इसमें साफ दिखाया हुआ है। इसमें ग्रेफाइट की रॉड लगी हैं 2, जिन्हें इस रबर स्टॉपर से लगा दिया है और साथ में उससे बैटरी जोड़ दी है। जब उसने विद्युत धारा प्रवाहित की और उसके ऊपर एक परख नली को उल्टा करके रख दिया है। ठीक है, जब इसने विद्युत धारा प्रवाहित की तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर देखा कि जो जल है वो जल का अणु टूटता है और टूटने के बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का निर्माण करता है। चलिए अगला है आपका प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जैसे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जैसे AgCl को जब सूर्य के प्रकाश के में खिड़की खोल के AgCl को रख दें अगर अपन, तो वो सिल्वर और क्लोरीन गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से AgBr इसके पाउडर को भी जब हम रख देंगे, खिड़की खोल के रख दो और सूर्य का प्रकाश उस पर आता रहे, तो वो सिल्वर में और ब्रोमीन गैस में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पे ये जो अभिक्रिया है सिल्वर ब्रोमाइड वाली, ये श्याम श्वेत फोटोग्राफी में उपयोग की जाती है। ये दी हुई है आपको अभिक्रिया इसकी। ठीक है, अब इसके बाद अगला हमारा आता है ऊष्मीय वियोजन। हमने बताया था कि ऊष्मा अवशोषण हो रहा था, तो जिन अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उन अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। उदाहरण आपको पीछे भी दिया था, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने गर्म किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। अब अगली अभिक्रिया हमारी आती है विस्थापन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया हमने पढ़ा था, एकल यहाँ पे 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उन्हें संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। सभी संयोजन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया थी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया मतलब जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा था। उसके बाद हमने पढ़ा था वियोजन अभिक्रिया, जहाँ पे एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उन्हें वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। सभी वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के अंदर आती हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया यानी जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, चाहे वो प्रकाश के रूप में हो, चाहे वो ऊष्मा के रूप में हो, चाहे वो विद्युत धारा के रूप में हो। अब अगली हमारी अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया मतलब वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करता है। जैसे उदाहरण आपको दिया है जिंक और कॉपर सल्फेट का। देखिए जिंक जो होता है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। अब इसमें जिंक अधिक क्रियाशील होने के कारण अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को, कॉपर कम क्रियाशील तत्व, तो जिंक जो है कॉपर को उसके यौगिक से अलग कर देता है और उसकी जगह, कॉपर की जगह जिंक आ जाता है, जिंक सल्फेट का निर्माण कर लेता है। इसी तरीके से एक और अभिक्रिया है आयरन, यानी ये होती है आपकी लोहे की कील। लोहे की कील को जब आप कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है वो नीले कलर का होता है। जब इसमें डालेंगे तो थोड़ी देर बाद आप देखना कि कॉपर सल्फेट का जो नीला कलर था वो हल्का पड़ जाता है, धुंधला सा पड़ जाता है, और जो लोहे की कील थी उसके ऊपर भूरे से कलर की परत आ जाती है। तो ये निर्माण कर लेता है, क्यों कर लेता है? क्योंकि कॉपर सल्फेट आयरन के अधिक क्रियाशील होने के कारण वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को अलग कर देता है और उसकी जगह वो ले लेता है। यानी लोहे की कील पर ये सल्फेट आ गया जिससे वो भूरे सी परत लगी और कॉपर से सल्फेट हट गया, इसलिए उसका कलर धुंधला सा हो गया। ठीक है, आ गया समझ में आप लोग? चलिए इसकी अभिक्रिया ये देख लीजिए। ये अभिक्रिया आ गई इसकी, और ये आपको दिखाया गया है परख नली में।
अगली हमारी अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है, इसमें उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। मतलब यहाँ पे आपस में आदान प्रदान हो जाता है। जैसे उदाहरण दिया गया है आपको, देखिए दो यौगिक है, एक है सोडियम सल्फेट और एक है बेरियम क्लोराइड। ये जब अभिक्रिया करते हैं तो बेरियम सल्फेट का निर्माण कर लेते हैं और सोडियम क्लोराइड, यानी आपस में यहाँ बेरियम ने सोडियम की जगह ले ली और सोडियम ने बेरियम की जगह ले ली, है ना। आपस में आयनों ने आदान प्रदान कर लिया। अब इस अभिक्रिया में जो बेरियम सल्फेट है इसका पीपीटी प्राप्त होता है। पीपीटी मतलब पीपीटी एक फटे हुए दूध जैसा सब पदार्थ होता है। पीपीटी एक फटे हुए दूध जैसा पदार्थ होता है जो कि हमें ऐसा लगता है, मतलब जैसे दूध फटा छपा छपा सा, अवक्षेप जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है हमें। और जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है उन सभी द्विविस्थापन अभिक्रिया में अवक्षेपण अभिक्रिया होती है, क्योंकि द्विविस्थापन अभिक्रिया में जब आयनों का आदान प्रदान होता है तो एक तो घुला हुआ हमें पदार्थ मिलता है और दूसरा हमें अवक्षेप मिलता है। अब देखिए इसमें लिखा है, इस अभिक्रिया में बेरियम सल्फेट के सफ़ेद अविलय अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। अगली प्रकार की अभिक्रिया हमारी आ जाएंगी उपचयन एवं अपचयन। देखिए उपचयन मतलब होता है ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है। जैसे उदाहरण आपको दिखा गया है, कार्बन का जब दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब यहाँ पे कार्बन पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। इसी तरीके से अपचयन अभिक्रिया होती हैं जिनमें हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी होती है। अब देखिए उपचयन अभिक्रिया में कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी तो ये हो गई उपचयन। अपचयन मतलब हाइड्रोजन की वृद्धि या फिर ऑक्सीजन की कमी। तो ये उदाहरण इसका दिया गया है, कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है, जब इसका अपचयन होता है तो ये कॉपर का और जल का निर्माण करता है। यहाँ कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बनना है, यानी ऑक्सीजन की कमी हो रही है, यानी ये क्या हुई, अपचयन, ठीक है। और हाइड्रोजन से जल बन रहा है, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो ये हो गई आपकी उपचयन, ठीक है। अब ये जो अभिक्रिया थी ये अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है, लेकिन ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन भी हो रही है, इसमें ये अपचयन हो रहा है और ये ऊपर इसमें उपचयन भी हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन से जल बन रहा है, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि भी हो रही है। तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें उपचयन और अपचयन दोनों एक ही अभिक्रिया में होते हैं उन्हें हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया यानी जिसमें एक ही अभिक्रिया में उपचयन एवं अपचयन दोनों होते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, उपचयन मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी, ठीक है। तो यहाँ कार्बन पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है। अपचयन अभिक्रिया मतलब हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और या फिर ऑक्सीजन की कमी होगी, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो गई, यानी ये क्या है, अपचयन अभिक्रिया है, ठीक है। लेकिन इसी अभिक्रिया, ये तो अपचयन अभिक्रिया को उदाहरण होगी, लेकिन इसमें उपचयन भी हो रहा है, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि भी हो रही है, यानी इसमें दोनों हो रही हैं एक साथ, तो उन्हें हम बोलते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिनमें उपचयन एवं अपचयन दोनों होते हैं उन्हें हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा आता है दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रकार। संक्षारण, जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है धातु के ऊपर की परत संक्षारित हो जाती है, इसी को हम बोलते हैं संक्षारण। जैसे हम देखिए लोहे की वस्तु, कोई भी लोहे की मेज वगैरह कुछ भी आप उसे खुला छोड़ दो, तो खुला छोड़ दोगे तो क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन, वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन, नमी वगैरह ये इसके संपर्क में आती है और उसके ऊपर आप बोलते हो जंग लग जाती है, जो वो क्या है, संक्षारण का उदाहरण है। इसी तरीके से चांदी को अगर बहुत लंबे टाइम तक खुला रख देंगे तो उसके ऊपर काली परत जम जाती है। चांदी की जो क्रियाशीलता है वो बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी लंबे समय तक जब हम इसे खुला रख देंगे तो उसके ऊपर सल्फर की काली परत जम जाती है। इसी तरीके से तांबे के ऊपर हरी परत जमती है, वो हरी परत होती है कार्बोनेट की, यानी वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है और कॉपर कार्बोनेट का निर्माण करता है। अब इनको हम संक्षारण से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे संक्षारण से हम बचा सकते हैं, उन पर पेंट कर दिया जाए, जैसे हम प्राइमर वगैरह करते, कूलर वगैरह पे होते हैं,
तो उससे हम बचा सकते हैं। विद्युत लेपन कर दिया जाए, पेंट कर दिया जाए, इन सब से हम इनको संक्षारित होने से बचा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ भी ध्यान रखना कि संक्षारण के लिए जल, ऑक्सीजन दोनों की उपस्थिति होगी तभी संक्षारित होगी, अदरवाइज नहीं होगी। मतलब जल और ऑक्सीजन यानी नमी भी होनी चाहिए और ऑक्सीजन भी होनी चाहिए, तभी वस्तु संक्षारित होगी, नहीं तो नहीं होगी। अगला आपका आता है दैनिक जीवन में अपचयन अभिक्रियाओं के प्रकार में विकृत गंध्यता। विकृत गंध्यता मतलब होता है वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाती है। यह संपर्क में आने पर उपयोग कर हो जाती हैं तो इसमें क्या उनका स्वाद और गंध परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे तो हम बोले थे कि जो लोहे की वस्तुएं वगैरह इन सब चीज़ों के, लेकिन जो खाने की चीज़ें उनको वो जब संक्षारित होते हैं तो क्या होता है उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। जैसे हमने बोला कि हम दूध को खोला, दूध की जो बोतलें आती हैं पैक वगैरह उनको खोला रख दो तो उनका स्वाद पर चेंज हो जाता है। या सब्जी दाल वगैरह कोई भी चीज़ हो उसे आप खुला रख दो, ऐसे काफ़ी सुबह की चीज़ को शाम को देखो तो कहीं ना कहीं उसके स्वाद में परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि वो क्या करती है वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन जो गैसेस वगैरह है उनसे अभिक्रिया करके अभिक्रिया कर लेती है और अभिक्रिया करने से उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। अब इनको हम इससे बचाने के लिए, विकृत गंध्यता से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, प्रतिऑक्सीकारक उपयोग करके। प्रतिऑक्सीकारक उपयोग, अब जो बोतल की पैक वगैरह बोतल वगैरह होती हैं वो पैक होती हैं जब तक उनके स्वाद में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन खुलने के बाद वो क्या होती है वो संक्षारित हो, मतलब फूलने के बाद एक तरीके से उनकी गंध और उसमें परिवर्तन आए, क्योंकि ऑक्सीजन या जो भी गैसेज हैं उनसे अभिक्रिया कर लेती हैं वो शीतलन द्वारा। मतलब हम कोई दाल वगैरह कोई भी सब्जी वगैरह बनाते हैं उसे आप बाहर रखा छोड़ दो और फ्रिज में रखो तो दोनों में अंतर होता है। फ्रिज में रखोगे तो वो ख़राब नहीं होगी, हम ज़्यादा समय तक यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे जल्दी ख़राब होगी। इसी तरीके से वायुरोधी एयर टाइट बर्तन जो होती हैं उनका उपयोग करके, और N2 गैस का जो अंकल चिप्स वगैरह आती है उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है जिसकी वजह से वो ख़राब नहीं होती है। पिन लगा दोगी तो हवा निकल जाएगी तो वो जल्दी ख़राब हो जाएंगी। इस तरीके से हम उनको विकृत गंध्यता से बचा सकते हैं। तो ये था हमारा पार्ट 1 का भाग 2। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इसके NCERT हल के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।